चलो क्वेश्चन बताना, उस दिन वाला क्वेश्चन था ना। चलिए इसमें बताना। अरे गधा कहेंगी यहाँ पर पी लोड नहीं दिए हैं। हाँ तो पी जीरो आ जा रहा है। 40 और 20 60 हो गया, ठीक है। हाँ तो पी लोड जीरो, तो क्या दिक्कत है? नहीं कैसे निकलेगा? कौन कह दिया कि नहीं निकलेगा बताओ। पी आपका कितना हो गया ना? पी आपका हो गया जीरो, तो कोई बात नहीं। ये मान लो कि लोड है ही नहीं, यही ना, ये लोड है ही नहीं, बाकी बात कैलकुलेट कर लो। नहीं निकलेगा? हैं काजी में? इसमें P1, इसमें P2, इसमें P3, तो जो निकलेगा निकालो। P1 जो निकल के आएगा वो इधर रहेगा, तो प्लस बताए थे, तो 40 किलो न्यूटन होगा। और P2 में मेरा कितना होगा? इस साइड आपका 40 रहेगा और इस साइड भी आपका 60 किलो न्यूटन होगा। और P3 में जीरो हो जा रहा है। P3 में आपका जीरो, तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो नहीं रहने दो। बाकी वापस स्ट्रेस निकाल लो, निकलेगा कि बता दे पूरा? पीछे वाला क्या कर रहा है? P1 P2 P3 यहां से निकाल लो। देखो हम इसको सोल्व कर दे रहे। चलो बताना हमको, डेटा बताओ क्या चाहिए। अरे किस किस से नहीं बना है बोलोगे? देखो इधर, यहां पास कितना लगाए हैं? 60 किलो न्यूटन लगाए हैं। यहां पास कितना लगाए हैं? 20 किलो न्यूटन लगाए हैं। और इधर आपका कितना लगाए हैं? 40 किलो न्यूटन लगाए हैं। इधर आपका जो P लगाए थे वो P निकल के क्या आया था? जीरो। इसका मतलब इसका कोई मान्य नहीं है, यही ना। अब समझो, इसमें हम बताए थे निकालने के लिए कि सबसे पहला जो है वो इसमें सेक्शन कट कीजिए। ई मेरा 1-1 सेक्शन है और ये मेरा 2-2 सेक्शन है और ई जो है मेरा 3-3 सेक्शन है। अगर हम P अगर 1-1 पे निकालेंगे तो देखो इधर हम आपको बताए हैं कि ई, देखियो पहले आपको सेक्शन कट करना है। अरे इधर देखो, पहले आप सेक्शन को क्या कीजिए? कट कीजिए। और सेक्शन को कट करने के बाद राइट साइड देखिए। किधर देखिए आप? इधर ही देखिए आप, राइट साइड ही देखिए, लेफ्ट साइड मत देखिए, राइट साइड देखिए। राइट साइड देखने के बाद जो इस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसको पॉजिटिव ले लीजिएगा और जो इस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसको आप क्या ले लीजिएगा? नेगेटिव ले लेना। पहले आपको सेक्शन को कट करना है। राइट साइड वाले फोर्स को क्या लेना है? पॉजिटिव। और लेफ्ट साइड वाले फोर्स को क्या लेना है? नेगेटिव। आप P11 पे देखिए तो इधर आपका P11 पे है तो सेक्शन के इधर देखना, तो इधर में 40 है और इस साइड वाले को पॉजिटिव, यानी कि प्लस में 40 किलो न्यूटन। अगर P22 पे देखेंगे तो आपको सेक्शन कट किया इधर ही देखना है, तो 40 भी इसी डायरेक्शन में, 20 भी यही डायरेक्शन में, तो दोनों का दोनों पॉजिटिव। तो 20 यहां से 60 किलो न्यूटन। अब उसके बाद P3 में चले जाइए, तो देखिए P3 में जाइएगा तो इधर का सब लोड देखिएगा और इस डायरेक्शन वाले को पॉजिटिव और इस डायरेक्शन वाले को नेगेटिव। तो P3 में उस साइड आप देखिए तो 40 प्लस में 20 और माइनस में 60 आपका निकल के क्या आ गया? जीरो। कोई दिक्कत नहीं है, जीरो आ गया। यहां तक क्लियर? ठीक है, आगे अब आपको निकालना है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू, स्ट्रेस अगर 1 निकालना है तो P11 अपॉन में एरिया आपका कहाँ का लेना है? 1-1 का। तो 1-1 का इस सेक्शन का एरिया आपको दिया हुआ, वहां से निकाल लीजिएगा। बोलिए लोड के
40 इंटू में ना 200 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आ रहा है। तो स्ट्रेस अगर हम 2 पे निकालेंगे तो P22 अपॉन में एरिया आपका कहाँ का, T2 का। तो बताइए P22 कितना ही निकाल के आया, 60 इंटू में 10 टू दी पावर 3 अपॉन में A22 आपका कितना दिया हुआ है, 100 mm स्क्वायर। तो यहां से कट करोगे तो 600 आएगा। अरे कितना आ रहा है, 3 देखिएगा तो आपका लोड 0 है तो स्ट्रेस भी क्या होगा यहाँ पर 0 निकल जाएगा यहां तक। तुम लोग बनाई थी इधर। अब उसके बाद फिर आपको टोटल लोड निकालना है, सॉरी टोटल हमको डिफरेंस मतलब कि डेल एल आपको टोटल निकालना है। तो इसके लिए आपको डेल एल 1 प्लस में डेल एल 2 प्लस में डेल एल 3, इसका हो जाएगा P1 L1 अपॉन में A1 E1 प्लस में P2 L2 अपॉन में E2 और A2 प्लस में P3 L3 अपॉन में A3 और E3। मान लेते हैं कि E आपका क्या दिया हुआ, बताए थे कि सेम था सब में, तो सब में सेम था तो 1 अपॉन में E1 E2 E3, E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3। तो इसको क्या मान ले, E मान लो, ठीक है। तो 1 अपॉन में E आपको क्या कर लो, कॉमन ले लो, तो यहां से बच जाएगा P1 L1 अपॉन में A1 प्लस में P2 L2 अपॉन में A2 प्लस में P3 L3 अपॉन में A3। यहां से आप सोल्व कर लोगे। बताइए लेंथ आपका जितना दिया होगा लेंथ रख लेना, एरिया रख लेना, लोड रख लेना। इसका तो आपका 0 आ जाएगा क्योंकि लोड ही 0 है। तो इन दोनों का सोल्व कर लोगे। तो यहां से आप टोटल इसको आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। इसको आप जहां से डायमेंशन दिया होगा रख देना, सबको mm में ही न्यूटन mm में रख देना, ठीक है। चलिए हाँ बोलो। और इसमें बताओ किस में डाउट है, थोड़ा सा 1 बता ही दिए थे उसी दिन, और ये 3 आपसे बन ही जाएगा, ठीक है। कोशिश करना तुम लोग। चलिए आज हम सोम चालू किए हुए हैं ना, सोम ही पढ़ा देते हैं। सोम में क्या पढ़ाना है, अच्छा इससे एक और क्वेश्चन का देखिएगा तो देखते हैं। सर्वे पढ़ाते हैं। अरे यार तुम लेट कर देता है बोलने में। कौन सा सेकंड बोलो, ये वाला। हाँ देखो यहाँ से पहले ही समझो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है कि नहीं है। देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं रहेगा ना तो अपने मन से तुमको कहीं पर भी लोड लगाना पड़ेगा इक्विलिब्रियम करने के लिए। तो समझो राइट साइड में लोड देखो तो 20 30 और 20 50 और 10 60, और लेफ्ट साइड में कितना है 60। आपको कुछ नहीं करना है, इक्विलिब्रियम है। और जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, अगर मान लो कि नहीं रहता तो इधर हम कुछ लोड लगा देते। हाँ जैसे इसमें लगा सकते थे, इसमें कौन सा कौन सा ही वाला फर्स्ट वाला भी आपको। हाँ अरे तो पीछे लोड लगाओगे ना, लोड अरे गधा फिक्स है तो रिएक्शन निकालोगे ना इसका कि कितना रिएक्शन आ रहा है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे ना तब ना बनेगा, ऐसे थोड़ी बनेगा। तो ये चीज है आपको, बाकी बात ये आपको निकाल लेना 1 1 2 2 3 3। किसका, सेकेंड का। हाँ तो उसका हम निकाल के देखेंगे, हमें क्या पता। निकाल लो, नहीं आएगा 0, P3 नहीं आएगा 0। देखो P1 तुम्हारा कितना आएगा 10,
P2 तुम्हारा कितना आएगा 30 और 10 40, P3 आपका कितना आ गया 60 आ गया। तो इसमें दिक्कत कहाँ है देखो तो। अरे गाधा कहीं का कैसे, कितनी बार बोले हैं कि सेक्शन काट करके उस साइड देखो तो सब साइड क्या है आपका एक ही डायरेक्शन है। बाहर की तरफ क्या बोले आपको पॉजिटिव। तो इसमें कैसे आएगा वो बात छोड़ दो, आ गया। आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको। सिंपल हम आपको बताएं कि सेक्शन कट करो और राइट साइड देखो। अब बाहर की तरफ लोड है तो पॉजिटिव और आपका ई साइड लोड है तो नेगेटिव, बाकी बार रख दो, हर एक क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो इक्विलिब्रियम है तो आपको कुछ नहीं करना है, नहीं रहेगा तब कहीं पर भी लोड लगा देना एज पर सुटेबल कंडीशन के अनुसार, या फिर कोई लोड दे दिया जाएगा पी तो पी का मान रख करके और निकाल लेना जैसे यहाँ पर रखे थे। फाइनल स्ट्रेस और मिनिमम स्ट्रेस अगर क्वेश्चन फाइनल नहीं पूछता है, फाइनल पूछ देगा तो टोटल जोड़ना पड़ेगा, लेकिन वो पूछता है कि मिनिमम स्ट्रेस और मैक्सिमम स्ट्रेस कितना होगा। तो मिनिमम स्ट्रेस आपका 200, मैक्सिमम कितना है 600। ठीक है, हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। सोम सर्वे कब स्टार्ट करना था ना, अच्छा कर देते हैं। ओ सॉरी, 0 हो जाएगा, मिनिमम 0 होगा क्योंकि 0 है ना, मिनिमम 0 होगा। देखते हैं आगे का कच्ची के पढ़ाएं। नहीं आया, ये आपका क्वेश्चन तो उसी दिन बताए थे। ये भी तो क्वेश्चन बन ही जाएगा। देखो तो सिर्फ खाली लोड नहीं, पी के टर्म में दिया हुआ है, हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे देखो तो एक थर्मल स्ट्रेसेस का डाला हुआ है, मेरे में से है बट अरे पहले का देखो ना, सबसे नीचे में जा करके फाइल में थर्मल स्ट्रेसेस में जाओ, नीचे देखो फाइल में। देखो तो वो कांची में है आपका, वो मतलब ब्लैक एंड वाइट में है। देखो तो ब्लैक एंड वाइट में है।
देखो हैं, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है ना, चलो देखो तो यहाँ पर इसको जो है वो ऐसे तोड़ तोड़ के नहीं बनाना है, जैसे शॉर्ट बताए हैं वैसे ही बनाना है, ठीक है। हेलो, आवाज छोड़ो, ये यहाँ पर आपका इस प्रकार से तोड़ तोड़ के नहीं बनाना है, एकदम शॉर्ट में जैसे बोले हैं वैसे आपको सेक्शन को कट करना है। राइट साइड देखो, लेफ्ट साइड देखो, सोल्व कर लो आसानी से, ठीक है। ज़्यादा उतना लेंदी बनाने की जरूरत नहीं है। बाकी भाई ये 2-3 क्वेश्चन है, बनाने का मन होगा तो बना लेना। काची करे, सॉम चालू करें या फिर सर्वे चालू करें? सॉम में थोड़ा सा हम बता देते हैं, उसके बाद फिर सर्वे चालू करते हैं, ठीक है। सर्वे में भी ज़्यादा लिखना है। क्लियर विजिबल है तुम लोग का? अरे तुम लोग का दिख रहा है, दिख जाएगा। इसमें भी अच्छा ही दिख रहा है। हाँ? नहीं दिख रहा है, हमको तो यहाँ पता ही चलता है कैसा दिखता है। चलो हाँ, अरे तो हम मतलब कि इसमें सिर्फ लिखने के लिए बताते हैं कि, चलिए देखिए इधर, इधर आराम से देखो, फिर उसके बाद कुछ पॉइंट ही समझाएंगे, पूरा नहीं बताएंगे, फिर उसके बाद कल बताएंगे। कल नहीं है फिर नेक्स्ट। ओ हेलो, कितना 2 टॉपिक और बचा होगा, एक वॉल्यूमेट्री का, एक थर्मल स्ट्रेसेस का, और का चाहिए? अरे वही है, हमको पता है उतना, मतलब 2 या 3 क्लास में ख़त्म होगा, मैक्सिमम 3 क्लास। देखो यहाँ पास देखो, स्ट्रेस जो एकदम ध्यान सुनना, आधा तो एब्सेंट रहता है। स्ट्रेस अगर देखा जाए तो स्ट्रेस हम अभी जो पढ़ रहे थे स्ट्रेस की, मान लेते हैं कि मेरे पास कोई भी आपका स्टील का सेक्शन है, कोई भी आपका स्टील का सेक्शन है जिसका क्रॉस सेक्शनल रेक्टेंगुलर है, इस पे अगर हम एक लोड लगाएं दैट इज P, तो यहाँ पर जो स्ट्रेस डेवलप्ड होता है उसको बोलेंगे P/A। यही आपका मतलब कि हुआ कि नहीं है, स्ट्रेस डेवलप हुआ। ये स्ट्रेस आपका कैसे डेवलप्ड होता है, तो ड्यू टू एक्सटर्नल लोड। अरे यार, ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, एक्सटर्नल लोड की वजह से ये आपका क्या डेवलप्ड हुआ, स्ट्रेस डेवलप्ड हुआ। एक्सटर्नल लोड की वजह से क्या डेवलप्ड हुआ, स्ट्रेस डेवलप्ड हुआ। तो इस स्ट्रेस को बोलते हैं मैकेनिकल स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेस बोलते हैं? मैकेनिकल स्ट्रेस। इस स्ट्रेस को, हाँ, लोड की वजह से वो कौन सा स्ट्रेस हुआ, मैकेनिकल स्ट्रेस, जो कि हम बाहर लोड लगाए थे तब यहां पर स्ट्रेस डेवलप्ड हुआ। स्ट्रेस का मतलब पता है ना। और यहां पर स्ट्रेन भी डेवलप्ड होगा, होगा कि नहीं होगा? अरे कदा कहीं कि जब स्ट्रेस आएगा, मतलब कि जब स्ट्रेन आया होगा तभी तो स्ट्रेस आया होगा ना। तो सोच रहा स्ट्रेन आएगा कि ना आएगा, तुम ही तो सोच रहा था। तो यहाँ पर मैकेनिकल स्ट्रेस, ठीक है, इसका मतलब कि जब लोड लगाएं तो एक्सटर्नल लोड की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप्ड होता है, जो अब तक में हम निकालते आ रहे थे, वो कौन सा स्ट्रेस था, मैकेनिकल स्ट्रेस। अब हमें जो पढ़ना है वो यहाँ पर थर्मल स्ट्रेस पढ़ना। अब थर्मल स्ट्रेस में कुछ बातें जो है उसको ध्यान से सुनना, उसके बाद ही हम कुछ और चीजें करेंगे। तो देखो थर्मल स्ट्रेस जो एक्चुअली में है, थर्मल स्ट्रेस, इसमें क्या है कि इसमें स्ट्रेन तो आ जाएगा, कभी कभी स्ट्रेन आ जाएगा लेकिन स्ट्रेस नहीं आएगा, ठीक है। ये भी हो सकता है, कैसे कैसे होते हैं वो चीजें हम बातें करते हैं, ठीक है। और कभी कभी स्ट्रेस तो डेवलप्ड हो जाएंगे लेकिन स्ट्रेन डेवलप्ड नहीं होंगे,
तो ये दो चीजें एक्चुअली में कैसे कैसे होता है उस चीजें को हम समझते हैं। होता है बट देखो थर्मल स्ट्रेस पहले किसकी वजह से होगा, तो थर्मल स्ट्रेस जो होता है वो आपका टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे या फिर डिक्रीज करेंगे, तब आपका स्ट्रेस डेवलप्ड होंगे या फिर स्ट्रेन डेवलप्ड होंगे। जैसे किसी भी मटेरियल को जिस टेम्परेचर पे कास्ट किया जाता है उस टेम्परेचर पे उसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मान लेते इस पेन को बनाया गया है कि 37 डिग्री सेल्सियस तक तुम रेजिस्ट कर सको, तो 21 टेम्परेचर पे बनाया गया, रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे बनाया गया है कि ये पेन जो है वो अपने पोजीशन पे रहे। अगर रूम टेम्परेचर से बहुत कम कर दोगे तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, मे भी सिकुड़ जाए। बहुत ज़्यादा ठंडा करेंगे तो मे भी सिकुड़ जाए, और बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे तो मे भी पिघल जाए। तो कोई भी जो मटेरियल होता है वो कोई कांस्टेंट टेम्परेचर पे उसको बनाया जाता है, ठीक है। कोई भी जो मटेरियल होता है उसको किसी भी एक खास टेम्परेचर पर उसको बनाया जाता है, किसी भी खास टेम्परेचर पर उसको बनाया जाता है। हर एक टेम्परेचर पे हर एक चीज़ों को हम रजिस्ट नहीं करवा सकते। जैसे तुमको अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस पर रख देंगे तो तुम मतलब कि जिंदा रहोगे नहीं, 100 पर रख देंगे तो जिंदा रहोगे नहीं, 20-30 होता है तो कंबल ओढ़ लेते हो, ठीक है। यानी कि तुमको बनाया गया है कि 37 डिग्री सेल्सियस पे, 37 नहीं बोल सकते हो, 37 तो बॉडी रहेगा, हाँ मतलब मैक्सिमम 37 तक रहेगा तो तुम रजिस्ट कर सकते हो। 37, 42, 43 तक मैक्सिमम रजिस्ट कर सकते हो। 50 हाँ मान लेते कि आजकल के तो 50 रजिस्ट कर लो। क्या 50 तुम्हारे लिए वो बनाया गया है? नहीं। दिक्कत होता है कि नहीं होता है? होता है। हमें मुश्किल से अगर रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस जब रहे तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, ठंडा लगता है थोड़ा सा। 27 डिग्री 28 डिग्री पर हमें परफेक्ट है, ठीक है। उतना अगर हमेशा रहे तो अच्छा है, और दिन में धूप वूप मिल जाए बस, और हमको ज़्यादा नहीं चाहिए। लेकिन अगर ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा होता है नहीं, अगर ऐसा होता तो हमें पढ़ते ही नहीं। जैसे आपका रेल का कोई पटरी है, क्या बोलते हैं उसको? रेल ही बोलते हैं। ट्रेन का पटरी को अरे ट्रेन का पटरी को रेल काची बोलते हैं? पटरी बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेलवे ट्रैक बोलते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो मान लेते हैं कि ये जो रेलवे ट्रैक है इसको किस टेम्परेचर पे बनाया गया होगा। जब इसको बना रहा होगा तो वही 26, 27, 28 की डिग्री सेल्सियस पे, और क्या बनाएगा। जब इसको तुम बना रहे होगे तो 26, 27 डिग्री रहेगा। अब तुम सोचो कि जिस समय धूप आता है, मतलब कि कौन सा समय में, जिस समय आपका वो गर्मी के समय में बोल सकते हैं, तो समर सीजन में देखो कि कितना ज़्यादा धूप आ जाता है। अब बताओ कि धूप आएगा तो इसमें एक प्रॉपर्टी मतलब कि होता क्या है कि धूप की वजह से अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या करने की कोशिश करता है? एक्सपेंड करता है। और वो एक्सपेंड क्यों करता है? उसका खुद का प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से क्या करता है? वो एक्सपेंड करता है। अगर एक्सपेंड करेगा इसका मतलब कि अपने पोजीशन से तो हटेगा। जैसे मान लो कि ये बॉडी आपका यहाँ पास हम रखे हुए हैं, ठीक है। अभी जब एक्सपेंड करेगा तो आगे चला जाएगा कि नहीं, डेल एल का डिफॉर्मेशन करके हो गया कि नहीं हो गया। ये यहाँ पर जो डिफॉर्मेशन हुआ किसकी वजह से हुआ? टेम्परेचर की वजह से हुआ कि तुम्हारे लोड लगाने की वजह से हुआ? टेम्परेचर की वजह से हुआ, ठीक है। तो इसको बोलेंगे थर्मल स्ट्रेन यहाँ पर हुआ या फिर थर्मल डिफॉर्मेशन हुआ। अब यही अगर मान लेते हैं कि पूरा जो है वो ठंडा का मौसम है, ठीक है, ठंडा का मौसम है, तो मे भी इसका जो आपका लेंथ है वो क्या आ जाए? कम हो जाए, यानी कि डेल एल का फिर आपको क्या कर जाए? घट जाए। होगा कि नहीं यहाँ पर? तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से, जिस टेम्परेचर पे बनाया गया उस टेम्परेचर पे तो सही है, लेकिन उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज करने से या फिर टेम्परेचर को डिक्रीज करने से, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से और टेम्परेचर को डिक्रीज करने से आपका जो स्ट्रेस डेवलप्ड हुआ या फिर स्ट्रेन डेवलप्ड हुआ, उसी को बोलेंगे थर्मल स्ट्रेस या फिर स्ट्रेन, ठीक है।
तो ये आपका किस टेम्परेचर पे होगा, चाहे तो टेम्परेचर बढ़ाइएगा या फिर टेम्परेचर को घटाइएगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर से ऊपर। जिस टेम्परेचर पे कास्ट किए हैं उस टेम्परेचर पे कोई परिवर्तन हमको देखने को नहीं मिलेगा, याद रखना। ऐसा नहीं है कि हम मतलब कि 37 डिग्री सेल्सियस बोल दिए और 37 डिग्री सेल्सियस पे तुम डिफॉर्मेशन कर दियो, नहीं। अगर हम उसी टेम्परेचर पे उसको कास्ट किए हैं तो उस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। उस टेम्परेचर से अगर थोड़ा सा भी आगे बढ़ा 1 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस तो परिवर्तन होगा, और उससे कम हुआ तब भी परिवर्तन होगा। अगर उस टेम्परेचर से कम हुआ तो लेंथ आपका घट जाएगा, और उस टेम्परेचर से ज़्यादा हुआ तो लेंथ आपका बढ़ जाएगा। इतना पता चला? ठीक है। हाँ 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 होगा, हाँ देता है, गैप दिया जाता है, हाँ वो गैप रहता है, वो हम समझाएंगे। तो ये चीज़ें समझ में आया कि अगर टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे बनाया गया है उस टेम्परेचर पे कोई परिवर्तन हमको देखने को नहीं मिलेगा। उस टेम्परेचर से अगर हम थोड़ा सा भी बढ़ेंगे तो लेंथ बढ़ेगा, और उस टेम्परेचर से थोड़ा सा भी टेम्परेचर घटेगा तो लेंथ आपका क्या कर जाएगा, घटेगा। लेंथ घटेगा ना, हो सकता। तो और क्या इसमें, हाँ चलिए। अच्छा, इसमें थोड़ा सा अगर हम एक टॉपिक देखें कि जो अल्फा जिसको बोलते हैं, जो कि नाम सुने होंगे कि अल्फा इज इक्वल टू होता है थर्मल, क्या बोलते हैं, हाँ वही कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि थर्मल कोफिशिएंट। तो अल्फा जो होता है वो होता है स्ट्रेन अपॉन में चेंज इन टेम्परेचर। क्या होता है, या फिर टेम्परेचर बोल सकते हो कि कितना उससे टेम्परेचर बढ़ा। ध्यान से समझो इधर, बाकी बात हर एक चीज़ नोट्स में लिखवाएंगे, सबसे पहले समझने की कोशिश करो। स्ट्रेन अपॉन में चेंज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर में कितना बढ़ा या फिर चेंज हुआ। जैसे मान लेते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर लिख दे, यहाँ पर ऐसे लिख दे, आपको क्या लिख दे, डेल टी, आपका चेंज इन टेम्परेचर। जैसे मान लेते हैं कि ये मेरे पास मटेरियल था, इस टेम्परेचर को कास्ट किए हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे, और अभी का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ है, 37, मतलब फाइनल में से इनिशियल, यानी कि 12 डिग्री सेल्सियस का परिवर्तन हुआ। और इसकी वजह से जो स्ट्रेन आया वो आपका मतलब कि डेल एल आया। पहले का लेंथ कितना था, एल था, यानी कि डेल एल अपॉन में एल जो आया है वो कितनी टेम्परेचर पे आया है, चेंज इन टेम्परेचर पे, यानी 12 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ तक समझ में आया? फिर से बोल रहे हैं, ज़्यादा बारीकी से देखना। देखो यहाँ पर पहले हमें बोले कि एक कोई मटेरियल था, इसको मैंने 25 डिग्री सेल्सियस पे कास्ट किया, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे इसको रखा था, इसी पे हम इसको बनाए थे। अब 25 डिग्री से क्या हो गया कि अभी का टेम्परेचर कितना हो गया, 37 डिग्री सेल्सियस। तो चेंज इन टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर में कितना का परिवर्तन हुआ। तो टेम्परेचर में परिवर्तन देखने के लिए हर एक चीज का परिवर्तन फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितना था 37, इनिशियल कितना था 25, यानी कि टेम्परेचर का परिवर्तन कितना हुआ 12 का। जब टेम्परेचर का परिवर्तन 12 का हुआ तो स्ट्रेन में क्या आएगा, स्ट्रेन क्या आया, तो स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या होगा, इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, लेंथ आपका इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर बढ़ा रहे, तो डेल एल अपॉन में एल आपका क्या आ जाएगा, स्ट्रेन आएगा कि नहीं आएगा, वो गधा बोलो, डेल एल अपॉन में एल। तो डेल एल अपॉन में एल क्या आ गया, स्ट्रेन। और ये स्ट्रेन जो है वो कितना टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर हुआ, 12 डिग्री सेल्सियस ना। तो जो थर्मल कोफिशिएंट होता है वो होता है स्ट्रेन अपॉन में चेंज इन टेम्परेचर। अब इसका यूनिट क्या होगा, देखो स्ट्रेन का कोई यूनिट होता नहीं है, तो पर डिग्री सेंटीग्रेड। और कुछ होता है, जैसे ए लिख देते हैं कि थर्मल कोफिशिएंट 12 इंटू में 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड, यही ना होगा। अगर हम लिखना चाहेंगे तो यही होगा। अब यहां पर ना mm लिख सकते हैं ना कुछ लिख सकते हैं, ध्यान रखना। यहां पर क्या हम mm लिख सकते हैं,
नहीं, क्यों? क्योंकि स्ट्रेन अपॉन में चेंज इन टेम्परेचर है, तो पहला का तो कोई यूनिट हुआ नहीं, नीचे का यूनिट हुआ, तो क्या लिख सकते हैं? समथिंग अपॉन में पर डिग्री सेंटीग्रेड या फिर सेल्सियस। क्लियर यहां तक? ठीक है, फिर से रिकॉल करना। थर्मल स्ट्रेसेस किसकी वजह से आएंगे? टेम्परेचर को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करने पे। टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो डिफॉर्मेशन बढ़ेगा, मतलब सॉरी लेंथ बढ़ेगा, और टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो लेंथ घटेगा। ठीक है, जो थर्मल कोफिशिएंट होता है वो जो होता है वो स्ट्रेन अपॉन में चेंज इन टेम्परेचर, इसका यूनिट क्या होगा? पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब सोचो यहां से थोड़ा सा, और कुछ करना नहीं। अभी हम आपको क्या बताएं कि जो थर्मल कोफिशिएंट होता है वो स्ट्रेन पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। अब बताइए अल्फा इज इक्वल टू स्ट्रेन का वैल्यू क्या होगा? जैसे जैसे लिखते जा रहे वैसे समझते जाइए, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। डेल एल अपॉन में एल अपॉन में चेंज इन टाइम। ठीक है, अब यहां से अल्फा इज इक्वल टू एक शॉर्ट आपको हम बताए थे कि डेल एल अपॉन में अगर एल रहे तो सीधा सीधी और इनटू में चेंज इन टी कीजिए, यही ना बताए थे आपको कि इस प्रकार से अगर कोई चीज रहता है P बाई क्यू और बट्टा में R रहे तो सिंपल सा क्या कीजिए कि P अपॉन में Q लिखिए और इसी के साथ R भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इस प्रकार से और भी बताए थे आपको, इस चीज बहुत फायदेमंद होता है। P बाई क्यू इज इक्वल टू R अपॉन में S रहे तो आप सबसे पहले आप ऐसे कीजिए P अपॉन में Q और इनटू में R अपॉन में S। यहां से काटने लायक रहेगा तो कट जाएगा और नहीं कटेगा तो ऊपर। इससे बहुत आसान हो जाता है डायरेक्ट इसको कन्वर्ट करने से। जैसे इसको आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते थे ना P बाई क्यू इंटू में S अपॉन में R, इससे बेटर होता है कि आप इस तरीके से इसको कीजिए। ठीक है, कि ताकि आपको वहां ज्यादा दिक्कत भी नहीं। तो अगर हम चेंज इन लेंथ अगर हम आपको निकालना चाहे तो एल अल्फा चेंज इन टी लिख सकते हैं। देखो तो लिख सकते हैं, देखो वहां पास लिख सकते हैं। अब देखो यहां से अगर हम लिखे डेल एल अपॉन में एल इज इक्वल टू अल्फा चेंज इन टी, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ये चेंज है, सिर्फ इसी को याद रखना, सिर्फ इसको याद रखना, हर एक चीजें निकाल रहे हैं। डेल एल अपॉन में एल इज इक्वल टू अल्फा चेंज इन टी, मतलब अगर स्ट्रेन निकालना है तो सिंपल अल्फा और टी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आपको पता होगा कि स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू में स्ट्रेन, यही है। तो स्ट्रेन के जगह पे अगर स्ट्रेन है तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं? सिग्मा अपॉन में ई लिख सकते हैं। तो यहां पर ई तो स्ट्रेन है तो इसके जगह पर सिग्मा अपॉन में ई इज इक्वल टू अल्फा चेंज इन टी। यहां से अगर हम स्ट्रेस लिखना की चाहे तो ई अल्फा चेंज इन टी। पता चला? तो हमें क्या याद करना है? हमें सिर्फ ये चीजें याद करना है और बाकी क्या याद हो जाएंगे? ऑटोमेटिक सारा चीजें। स्ट्रेन निकालना है तो अल्फा इंटू चेंज इन टी, और स्ट्रेस निकालना है तो इसी स्ट्रेन में आप ई गुना कर दीजिए। इसी स्ट्रेन में क्या गुना कर दीजिए? ई। क्यों? क्योंकि आपको पता है स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू में स्ट्रेन, और ये स्ट्रेन का वैल्यू आपको पता है तो इसके जगह पे अल्फा चेंज इन टी आप कहीं से भी रख दीजिए। तो शॉर्ट में आपको यहां से समझिए कि अगर आपको स्ट्रेन निकालना है तो अल्फा चेंज इन टी, सॉरी अल्फा इंटू में चेंज इन टी, और अपॉन में अगर आपको स्ट्रेस निकालना है तो स्ट्रेन में, अरे यार सुनते रहो, स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन, मतलब कोई स्ट्रेन में अगर ई गुना कर दीजिएगा तो क्या निकल के आ जाएगा? स्ट्रेस। फिर से याद करो, स्ट्रेन इज इक्वल टू अल्फा इंटू में टी, अल्फा मल्टीप्लाई टी, और अगर स्ट्रेन में अगर आप ई गुना कर दीजिएगा तो क्या निकल के आ जाएगा? स्ट्रेस। तो आप सिर्फ स्ट्रेन याद कीजिए और ई गुना कीजिए, क्या निकल के आ जाएगा? स्ट्रेस। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए लिखिए थोड़ा सा।
जितना बके हैं अभी। देखो यहाँ पर लिखो, कहाँ तक लिख सकते हो तुम, ये आपको अभी बताए हैं। यहाँ से आपका चेंज इन टी। अच्छा, यहाँ से अगर हम एक चीज़ और थोड़ा सा ध्यान ले लो, हैं डेल एल अपॉन में एल, यहाँ तक तो समझा दिए। और डेल एल आपका यहाँ पर देखो स्ट्रेस यहाँ पर जीरो कर दिए हैं, ठीक है। वो क्यों किए हैं वो हम बताएंगे, लेकिन स्ट्रेस का फॉर्मूला हम यहाँ पास नहीं लिखे हैं। स्ट्रेस का फॉर्मूला आपको कहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी नहीं लिखे हैं ना, गलत कर दिए हैं यार। पहले ये दोनों उतारो, ये अरे ऊपर में थर्मल स्टेसिस है, ठीक है। और ये दोनों उतारो, उसके बाद फिर हम लिखवाते हैं। सिग्मा मैकेनिकल, और जल्दी इसको लिखो, पीछे वाला का फिगर इसमें दिख रहा। लिखो सिग्मा मैकेनिकल में क्या लिखोगे, लिखो दीज स्ट्रेसेस आर डेवलप्ड ड्यू टू मैकेनिकल एक्सटर्नल लोड। मैकेनिकल, मैकेनिकल, सिग्मा मैकेनिकल। और इसमें लिख लीजिएगा दैट इज सिग्मा मैकेनिकल इज इक्वल टू पी बाय ए, आप डायरेक्ट लिख लीजिएगा, ठीक है। दैट इज करके लिख लीजिएगा। स्ट्रेस कब डेवलप होगा, थर्मल स्ट्रेसेस जब दो कंडीशन आए। पहले तो आपको टेम्परेचर वाला समझा दें कि टेम्परेचर में क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, और दूसरा वाला कंडीशन बाद में करना है। लिख लो तो पहले।
पूरा लिख लिए। अरे ये समझाना कुछ नहीं, लिखो 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 जल्दी, तो थोड़ा सा तो है। कहाँ तक लिख लिया? यहाँ तक लिख लिया तो लिखो पूरा। पहले लिखवा था फॉर्मूला वगैरह जो अभी ठीक से बताए थे। कैसे निकाल रहे हैं तुम लोग को पता चल रहा है? इसको नहीं पता चल रहा है? गजब करते हो। कोई बात नहीं, बता रहे डेल को क्या लिख सकते हो? फाइनल माइनस में इनिशियल, तो वही तो सिर्फ लिखे, अब नहीं पता चल रहा था। और इधर का नहीं पता चल रहा, इधर चलो ये वाला समझा देते हैं। कौन सा इप्सिलॉन? यही तो है यार, स्टेन इंटी है। ठीक है, उसी का तो मेन काम, वो मटेरियल का प्रॉपर्टी बताता है। कौन सा मटेरियल कितना मजबूत है कैसे पता चलेगा? कंक्रीट, स्टील, रबर कौन क्या है, वो मटेरियल के बारे में बताएगा। जैसे रबर, लोहा सबको एक ही मान लोगे, वही बताता है। वो कैसे बताता है? हाथ फैला लेता, कैसे बताता है सर? मुंह से बताएगा, और कैसे बताएगा? हो गया, चलो देखो समझ लो, 2 मिनट ये चालू है था शुरू से। चलो देखो तो इधर बंद। चलो इसमें जो जो लिखे है वो समझो पहले। देखो यहाँ तक हमने क्या लिखा था? कहाँ लिखा था? कुछ नहीं लिखा था लगता। कहाँ हो गया है? कुछ है ही नहीं। पेज पीछे कुछ है वो। हाँ देखो यहाँ तक मैंने क्या लिखा था कि डेल एल इज इक्वल टू एल अल्फा चेंज इन टी। यहाँ तक पता चल रहा होगा। सिग्मा ई अल्फा चेंज इन टी। हाँ कहाँ पास? यहाँ पर। तो देखो डेल एल अपॉन में ध्यान समझो, यहाँ से क्या लिखे? डेल एल अपॉन में एल इज इक्वल टू अल्फा चेंज इन टी। ए पता चला? बोलो नहीं पता चला? अरे बोलो ना गधा, नहीं पता चला। तो देखो यहाँ पर बताए थे कि जो थर्मल कोफिशिएंट होता है वो स्ट्रेन अपॉन में चेंज इन टेम्परेचर होता है। स्ट्रेन अपॉन में, और इसको बोलते हैं थर्मल स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेन बोलेंगे? थर्मल स्ट्रेन। और स्ट्रेन इज इक्वल टू पता है कि चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ अपॉन में चेंज इन टी। ठीक है, इसको इधर लाओ तो डेल एल अपॉन में एल इज इक्वल टू अल्फा चेंज इन टी। बोलो पता चला? पता चला? अब बताओ, यहां से आपको पता है हुक्स लॉ से कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है,
तो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होगा, ई इंटू में स्ट्रेन, क्या होगा, ई इंटू में स्ट्रेन। तो यहाँ से आपको डेल एल अपॉन में एल पता है, तो वहाँ से स्ट्रेन इज इक्वल टू, तो यहाँ से देखिए सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू में स्ट्रेन, और ये आपका टेम्परेचर स्ट्रेन आएगा, थर्मल स्ट्रेन आएगा, और ई आपको ई रखिए, और आपका स्ट्रेन यही तो था, और इसी को पूरा निकालेंगे तो यही तो मेरा स्ट्रेन आपका क्या रहेगा, टी रहेगा, ठीक है, थर्मल स्ट्रेन रहेंगे। तो जो थर्मल स्ट्रेन है तो इसके जगह पर लिखो, तो ई डेल एल अपॉन में एल आपका ए वैल्यू है, तो डेल एल अपॉन में एल के जगह पर क्या लिख सकते हैं, अल्फा चेंज इन टी अपॉन में स्ट्रेस। देखो तो, अरे टेम्परेचर स्ट्रेन यही था ना, देखो इसको पता ही नहीं चला, पता चल रहा गधा कहीं का, क्या कर रहा है तुमने, ये स्ट्रेन है, जैसे यहाँ पर लिख रहे थे अल्फा स्ट्रेन, टेम्परेचर स्ट्रेन और अपॉन में चेंज इन टी, ये जो स्ट्रेन लिखे हैं थर्मल स्ट्रेन से वो अल्फा चेंज इन टी है, यही है ना। अब बताओ कि सिग्मा इज इक्वल टू ई स्ट्रेन आएगा थर्मल, तो यहाँ से ई इंटू में ई टी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, अल्फा चेंज इन टी, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू ई अल्फा चेंज इन टी, सर। तो ये आपको पता चला। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये स्ट्रेन जो लिखे थे, यहाँ से डेल एल इज इक्वल टू एल अल्फा चेंज इन टी लिख सकते हैं। देखो अब एल क्या होता है, फाइनल माइनस में इनिशियल इज इक्वल टू एल अल्फा चेंज इन टी। अगर फाइनल निकालना है आपको तो एल अल्फा चेंज इन टी प्लस में एल होगा, अरे देखो, अरे होगा, यहाँ से एल एफ इज इक्वल टू, अगर एल कॉमन ले लीजिएगा तो अल्फा चेंज इन टी प्लस में एल होगा। अब इसी को लिख सकते हैं ऐसे, एल एफ इज इक्वल टू एल, एल प्लस में अल्फा चेंज इन टी, ओ सॉरी, ठीक है, एल एफ इज इक्वल टू एल वन प्लस में चेंज इन टी। अरे होगा, इतना समझ में आया, क्या हुआ, किसको नहीं पता चल रहा, नहीं पता चल रहा तो उधर होगा दीवार उधर, माथा पटको उस। तो ये चीज़ है आपका यहाँ से एल अल्फा चेंज इन टी। अब देखो उसमें दो कंडीशन लिखा हुआ था। पहला कंडीशन अगर तुम पढ़ोगे तो पहला कंडीशन में क्या लिखे थे, देखो तो पहला कंडीशन में लिखा हुआ कि टेम्परेचर में क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, तब स्ट्रेस डेवलप्ड होगा, यही लिखा हुआ था। दूसरा पॉइंट में क्या लिखा हुआ समझो कि देखो अगर ये मान लेते हैं कि कोई मटेरियल है, ठीक है, ई मटेरियल को अगर इधर कोई फिक्स नहीं करोगे तो ई किसी से टकराएगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई मटेरियल आप ऐसे फिक्स कर दो और यहाँ पर आप मटेरियल को फिक्स नहीं करो, तो तुम एक चीज बताओ, जब इसको तुम टेम्परेचर जब तुम बढ़ाओगे तो ई फैलेगा, और जब फैलेगा तो इस पे लोड लगाएगा कि नहीं, बगल वाले पे। इतना समझ में आ रहा है, फिर से समझा रहे। जब ये मटेरियल पे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ये जो लोड होगा वो इस पे चाहे इस पे, मान लेते हैं कि इस पे, इस क्या चाहिए, अरे फिक्स कर दिए, दीवार है गधा कहीं के इधर हम, ठीक है। तो ये आपको मान लेते हैं कि इससे सटा हुआ है, दीवार से क्या है, सटा हुआ। अगर ये टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो बताओ ये इस पे टकराएगा कि नहीं टकराएगा, मतलब इस पे तरफ फोर्स लगाएगा कि नहीं, दीवार पे लगाएगा ना, क्योंकि बढ़ेगा, और टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा, जब एक्सपैंड करेगा तो इधर की तरफ एक लोड लगाएगा। कौन लोड लगाएगा, मटेरियल, बीम या फिर जो भी है, लोड लगाएगा ना, लगाएगा। अब ई जो दीवार है वो इस पे लोड लगाएगा कि नहीं, जितना से ई लोड लगाएगा उतना ही से दीवार भी इस पे लोड लगाएगा। अब तुम सोचो यहाँ पास कि दीवार अगर किसी भी मटेरियल है और मटेरियल में जब ये लोड लगा दिया तब स्ट्रेस डेवलप्ड होगा कि नहीं होगा, बाहरी लोड की वजह से ही तो स्ट्रेस डेवलप्ड होता है। तो यहाँ पर आपका स्ट्रेस डेवलप्ड होगा, लेकिन यहाँ पर जैसे ही आपका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या यहाँ पर कोई भी आपका लोड बाहर से अंदर से कहीं पर भी कोई लोड लगेगा, ये सिंपली क्या कर जाएगा, एक्सपैंड कर जाएगा। सिंपली क्या कर जाएगा, ये एक्सपैंड कर जाएगा। तो यहाँ पर स्ट्रेस डेवलप्ड
नहीं होगा, क्योंकि यहां पर किसी पे वो लोड लगा ही नहीं रहा है। जो एक्सपैंड कर नहीं हो रहा है यहाँ, हाँ तो स्ट्रेन हो रहा है लेकिन स्ट्रेस नहीं आ रहा। कहाँ से? दीवार पे। क्या देखें कि ई इधर का फैलने जाएगा, ई फैल जाएगा नहीं इधर, ठीक है। दोनों तरफ तुमको क्या लगता है कि आधा इधर से फैलेगा आधा इधर से फैलेगा? और तो दोनों तरफ फैलेगा तो यहाँ से भी फैल जाएगा ना। एक तरफ जब किसी को रिलीज करने के लिए ऑप्शन दोगे तो फिक्स की तरफ नहीं जाएगा, वो पूरा मटेरियल फैलेगा। तो इधर तो फिक्स है, ठीक है, तो ये जो है वो इधर एक्सपैंड कर जाएगा। जैसे आपका कोई भी मान लेते हैं कि यहाँ पर हम फिक्स कर दिए और यहाँ पर भी फिक्स कर दिए, और यहाँ पर एक मटेरियल ऐसा है और एक मटेरियल ऐसा है, तो ये जो होगा वो फील होकर के यहाँ पर गैप भरेगा, इधर नहीं भरेगा वो, क्योंकि एक तरफ ऐसे फैल कर जाएगा, फैल जाएगा। क्योंकि इधर जब फैलने की कोशिश करेगा तो इधर जो है वो फैल नहीं पाएगा। तो उस दरमियान क्या है कि वो इधर नहीं फैल करके बल्कि किधर फैल जाएगा? इधर। जिधर उसको रास्ता मिल जाएगा उधर वो क्या कर जाएगा? एक्सपैंड कर जाएगा। और जब इसको तुम यहाँ पर फिक्स कर दोगे तो जब रास्ता नहीं मिलेगा तो ये इस पे क्या करना लगेगा? फोर्स लगाएगा। और जैसा ही फोर्स लगाएगा तो इस मटेरियल में क्या हो जाएगा? स्ट्रेस डेवलप्ड हो जाएगा और ये आराम से ऐसे बेंड बांड कर जाएगा। जब तक स्ट्रेस डेवलप्ड नहीं होगा तब तक वो बेंड कर ही नहीं सकता, वो फ्रीली क्या कर जाएगा? एक्सपैंड किया जाता। तो स्ट्रेस डेवलप्ड नहीं हो उसी के लिए हम बीच में क्या छोड़ते हैं? गैप छोड़ते हैं। नहीं तो स्ट्रेन को हम नहीं रोक सकते हैं। क्या आप टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या आप ए जो है वो डिफॉर्मेशन को कम कर सकते हो? नहीं, वो बढ़ेगा ही। आप क्या कीजिए कि बीच में क्या कर दिए? गैप छोड़ दीजिए। जब गैप छोड़ दिएगा तो आसानी से एक्सपैंड करेगा और आसानी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, स्ट्रेस डेवलप्ड नहीं होगा, जिसकी वजह से बेंड बांड नहीं करेगा। नहीं तो जहां स्ट्रेस डेवलप्ड हुआ फैलने का जगह नहीं मिल जाएगा, या ये अपने आप को क्या कर लेगा? बेंड कर लेगा। तो सेकेंड कंडीशन में लिखे हुए हैं कि पहला कंडीशन ये था कि टेम्परेचर तो आपको परिवर्तन होगा तभी स्ट्रेस डेवलप्ड होगा, और दूसरा एक और कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए कि अगर उसको तुम थोड़ा सा मतलब कि उसको पार्शियली या फिर फुल्ली रोकने की कोशिश करोगे तब स्ट्रेस डेवलप्ड होगा। जैसे एक और मटेरियल है, यहां से समझो, अगर मान लेते हैं कि ये जो मटेरियल है वो 6 mm का डिफॉर्मेशन कर सकता है। कितना mm का डिफॉर्मेशन करेगा? 6 mm। हम गैप दिए हैं 3 mm का डिफॉर्मेशन, तो बताइए क्या इसमें स्ट्रेस डेवलप्ड होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि 3 mm तो एक्सपैंड करेगा लेकिन 3 mm और एक्सपैंड नहीं करेगा, यानी कि 3 mm जो एक्स्ट्रा आएगा वो क्या करेगा? इस पे लोड लगाएगा। और यही लोड के अरे गधा कहीं के इधर से तुम लोड लगाने जा रहे हो बच्चे। हाँ, तो 3 mm वाला जो है वो इस पे लोड लगाएगा, ठीक है। और जब इस पे लोड लगाएगा तो ये क्या है? मजबूत है। तो ये क्या करेगा कि इसके रिवर्स में स्टेबल रहने के लिए ये भी क्या करेगा? इस पे लोड लगाएगा। क्या लगाएगा? लोड लगाए। और इस पे देखो ध्यान से समझना, इस पे ये पहले क्या करेगा? ऐसे एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा, आगे ही फैलने की कोशिश करेगा, और जैसा ही फैलने की कोशिश करेगा तो इधर से क्या कर देगा? ये लोड लगा देगा। बाबू तुम कहाँ जा रहे हो? जैसे तुम मान लेते हैं कि स्पीड में दौड़ते आ रहे हो, तो इधर से हम लोड लगा देंगे, तुम स्थिर हो जाओगे। तो जब लोड लगाएंगे तो उसको रोकने के लिए हमको फोर्स लगाना। सचे बेंड नहीं करेगा? बेंड करेगा नहीं, कैसे करेगा? तो यहां पर हम स्ट्रेस ऐसे डेवलप्ड करेंगे जब वो उधर से फैलते आ रहा है, हमसे टकराएगा, फिर फैल रहा है, तो हम इसको रोकने के लिए क्या करेंगे? जितना से वो फैल रहा है उतना ही से हम इसको क्या कर देंगे? ढकेल देंगे, ठीक है। यानी कि 3 mm का क्या कर देंगे कि 3 mm जब इधर फैल रहा है तो इस पे हम ऐसा लोड लगाएंगे कि 3 mm कहाँ चला जाए? अंदर की तरफ लोड लग जाए। तो 3 mm मतलब कि जितना इस स्पीड से जा रहा है वो उतना ही मतलब कि लोड से हम क्या करेंगे? इसको ढकेल देंगे। तो वहां पर क्या होगा? डिफॉर्मेशन 0। वो तुमको कदा कहीं कि तुम इसको है, ठीक है, और तुम इसको पकड़ के मतलब कि बेंड मतलब कि लोड लगाओगे तो नहीं बेंड करेगा, बेंड करेगा।
कोई भी तुम मटेरियल ले लो, मटेरियल को दोनों तरफ से लोड लगाओ। कहाँ? हाँ तो वहाँ पर भी हो सकता है। हाँ होगा, वहाँ पर भी होगा, कहीं पर भी होगा। बेंड होना चाहिए, बट वो मजबूत है ना, मजबूत है ना, मजबूत है वो डिजाइन किया हुआ है। कमजोर रहेगा फिर मतलब कि ख़त्म हो जाएगा। तो हम पढ़ते इसीलिए कि फेल हो जाए। हम उसको कैसे रोके, कितना लोड लगाए। जैसे तुम जो रेल का पटरी का देखते हो कि ऐसे ऐसे बेंड हो जाए, वो ट्रेन जाए तो ऐसे कछुआ के चाल चले। मजबूती देखना है ना हमको, बीच बीच में गैप मेंटेन करना है, बीच बीच में हमको उसको स्ट्रेस चेक करते रहना है। हर एक जगह तुम रेल का पटरी हर एक जगह तुम गैपे दोगे तो फिर जोड़ोगे कहाँ तुम? ठीक है, तो हर एक चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा ना। और अगर तुम अच्छे से नहीं पढ़ोगे और तुमको पता ही कहाँ का बेंड करता है, अब पता चला बेंड कर गया, तुम नीचे आ गए। नीचे कैसे होता है? डी रेलिंग होता है ना, ट्रेन गया पटरी से नीचे हो गया, पता चला कि ये दिक्कत था वो दिक्कत था। किसकी वजह से? यही सब दिक्कत से तुमको पता चलेगा बेंड थोड़ी करेगा, सबको जोड़ दो। और पता चला कि 4-5 साल के बाद क्या हो गया कि पूरा बेंड कर गया, ख़त्म हो गया। या फिर अचानक टेम्परेचर आया, गाड़ी जा रहा था, बेंड किया, ख़त्म हो गया। तो ये सब चीज़ें हमेशा इंस्पेक्शन करते रहना चाहिए। तो ये चीज़ आपका बशर्ते है कि जब फिक्स रहेगा तभी स्ट्रेस डेवलप्ड होगा, और फिक्स नहीं रहेगा तो स्ट्रेस डेवलप्ड नहीं होगा। अगर फ्री टू एक्सपैंड है तो स्ट्रेस डेवलप्ड नहीं होगा, और अगर फिक्स है तो स्ट्रेस डेवलप्ड होगा। अब तुमसे एक चीज़ और समझते हैं, खुद बताना। अगर तुम इसको फिक्स कर दिए हो तो क्या इसमें स्ट्रेन आएगा? स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। बताओ आएगा? जब तुम इसको फिक्स कर दोगे तो जाएगा कहाँ? भाई नहीं जाएगा। तो जब डिफॉर्मेशन नहीं होगा तो स्ट्रेन आया, लेकिन स्ट्रेस आ गया कि नहीं आ गया? यहां पर स्ट्रेन आया था, स्ट्रेस नहीं आया। यहां पर अरे काची, हाँ बट लोड नहीं आया ना, लोड आया ही नहीं। लोड कहाँ आया बताओ? यहाँ पर कहाँ लोड लगा? तो लोड कहाँ आया वो बताओ ना। हाँ तो वो बढ़ा तो एक्सपैंड कर गया। सिर्फ खाली जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या हो गया? ऐसे एक्सपैंड किया गया। जैसे बैलून छोटा सा है, उसको फुला दो तो एक्सपैंड कर गया। तो वो टेम्परेचर की वजह से उसका पार्टिकल्स क्या होते हैं? एक्सपैंड कर जाते हैं। और पार्टिकल जब फ्रीली एक्सपैंड हो जाता है तो इंटरनल स्ट्रेस कब होता है? जब बाहर से कोई रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा तब ना। जब हम बाहर से लोड लगाएं उसको रेजिस्ट करेगा। बाहर से जब कोई लोड लगवे नहीं कर रहा तो रेजिस्ट क्या करेगा? वो कुछ नहीं। तो हम स्ट्रेस क्या पढ़ते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया। अब ये स्ट्रेस मतलब कि क्या हो रहा है? इंटरनल रेजिस्टेंस देता तो ई एक्सपैंड करवे नहीं करता। समझो, अगर कोई मटेरियल में अगर इंटरनल रेजिस्टेंस देता तो एक्सपैंड करता है ये नहीं। जैसे बगल वाला मटेरियल इसको बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, पीछे आओ, तब नहीं, तब एक्सपैंड नहीं करता। जब एक्सपैंड नहीं करता तो स्ट्रेस आता। अब ये कुछ न कर रहा है मतलब कि एक्सपैंड तो कर रहा है लेकिन कोई इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स आ ही नहीं रहा। और जैसा ही हम इसको रोक देंगे, जैसा ही हम इसको रोक देंगे, हाँ हाँ तो कोई अरे तो वो आएगा, स्ट्रेन आएगा, ठीक है। तो जब बाहर से लोड लगाते हैं तब आता है वो पहले स्ट्रेन। अब फिर अब तुम इसको जबरदस्ती फिक्स कर दोगे, फिक्स कर दोगे। अब तुम बोलेगे सर स्ट्रेन तो आ ही नहीं रहा, स्ट्रेस आ गया। ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है कि स्ट्रेन कहाँ? अरे आ रहा है स्ट्रेन, आप उसको जबरदस्ती क्या कर दिए? रोक दिए हो, ठीक है। तो आप किसी को कौन सा नहीं रोकने वाला है? नहीं कैसे है? पूरा रोकने वाला है, हर एक तरफ रोकने वाला है। देखो बीम दोनों साइड में बीम लगा हुआ है, एक्सपेंड करेगा तो रोक लेगा उसको हर एक जगह पे, नहीं कैसे रोकेगा? तो हर एक चीज़ें स्ट्रेन तो आएगा ही, बशर्ते है कि उसको आने नहीं दिया जा रहा। अरे डिक्रीज होगा, हम अभी लीनियर डिफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं भाई, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे इसके बाद। वॉल्यूम में भी परिवर्तन होता है, एरिया में भी परिवर्तन होता है। अभी हम लेंथ में पढ़ रहे हैं तो लेंथ में परिवर्तन होता है, सब में होता है। हाँ हाँ यार करेंगे।
तो सिंपल सा ये चीज़ें समझना है कि अगर किसी को फिक्स कर दोगे पार्शियली या फिर प्रिवेंटेड, यहाँ पर 6 mm का था तो 3 mm से टकरा जाएगा, और टकराने के बाद क्या करेगा, वो लोड लगाएगा बगल वाला, तभी स्ट्रेस डेवलप्ड होगा, और फ्रीली एक्सपैंड करोगे तो स्ट्रेस डेवलप्ड नहीं होगा, याद रखना। चलिए बाकी बात फिर आगे का देखते हैं। तो उसको वहां तक नोट कर लिया था ना पूरा। देखो यहाँ पर ये आपको यहाँ पर देखिए कि पहला केस क्या है कि पार्शियली या प्रिवेंटेड कीजिएगा तभी स्ट्रेस डेवलप होगा। पहला बार फ्री टू एक्सपैंड, तो देखिए डिफॉर्मेशन तो होगा लेकिन स्ट्रेस क्या होगा, जीरो होगा। ध्यान से समझो, स्ट्रेस क्या होगा, जीरो। और यहाँ से आप निकाल लीजिएगा LF1 प्लस, और ये आपका यहाँ से ये चीज़ है। कल हम पढ़ेंगे, अच्छा इसको ब्लॉक फ्री टू एक्सपैंड, ये चीज़ें बाद में लिखेंगे। बट चलो सर्वे चालू करो, चलो।